Hello students, welcome to Growtree Academy. Today we start chapter 8 of history, civilizing the native and educating the nation. नेटिव मतलब जितने भी देश के लोग थे, देसी जनता जो थी, उसको सभ्य बनाना, उसको सिविलाइज बनाना, एंड एजुकेटिंग द नेशन, एंड राष्ट्र को शिक्षित करना, नेशन को शिक्षित बनाना. So starts. In the earlier chapter, you have been see how British rule affected Rajas and Nawab. स्टार्टिंग में जो भी चैप्टर हम लोगों ने हिस्ट्री के पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरह से ब्रिटिश रूल जो है वो राजाओं और नवाबों को इफेक्ट किया था. प्रीवियस चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था नेशनलिज्म, उसमें भी किस तरह से बंगाल का पार्टीशन किया गया था. मेनली टारगेट क्या था बंगाल के पार्टीशन का, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था. पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स मतलब जितने भी लोग थे, ये ट्राइबल्स आदिवासी जो थे, किसान जो थे, नवाब, राजा, इन सबको कैसे ब्रिटिश रूल ने प्रभावित किया था. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट. इस चैप्टर में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रिटिश रूल किस तरह से स्टूडेंट पे इम्पैक्ट डाला, क्या असर रहा इसका स्टूडेंट्स लाइफ पे. फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यू. ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया पे सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं चाहते थे. उनका मेनली टारगेट जो था वो सिर्फ ये नहीं था कि वो यहाँ के टेरिटोरियल पे जीत हासिल करें और रेवेन्यू पे कंट्रोल करें. दे आल्सो फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चर मिशन. उनका एक कल्चरल मिशन था जो ये था कि दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स. मतलब जो नेटिव हैं उनको सिविलाइज बनाना है, जितने भी देसी लोग हैं उनको फॉरेन कल्चर से अडॉप्ट कराना है, और चेंज देयर कस्टम एंड वैल्यू, और उनको मूल्य और मान्यता, वैल्यू जो है उन दोनों को बदलना है. कस्टम जो उनके कल्चर है उसको भी बदलना है, चेंज करना है. व्हाट चेंजेस वेयर टू बी इंट्रोड्यूस्ड, इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे. हाउ वेयर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, सिविलाइज्ड एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वेयर गुड सब्जेक्ट. भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम ब्रिटिशर्स के द्वारा उठाए गए थे. द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन. दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मेनी डिकेड्स. और उनके पास इस तरह के इस सवालों के कोई जवाब नहीं थे, और वे इन सवालों पर कई दस मतलब 10 सालों तक, डिकेड्स मतलब दशक तक इस पे डिबेट चलता रहा. सो नेक्स्ट, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. ब्रिटिश के लोगों के नज़र में, ब्रिटिश लोगों के नज़र में एजुकेशन था क्या, अंग्रेज किस तरह से शिक्षा को देखते थे. लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड, एंड हाउ सम ऑफ द आइडिया ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इन्वॉल्व इन द लास्ट 200 ईयर. सबसे पहले हम इस बात पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन के फील्ड में ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, वो क्या सोच रहे थे, और जितने भी एजुकेशन जो आज हम लोगों को इजली वे में दिख रहा है, वे पिछले 200 ईयर में किस तरह से डेवलप हुआ है. इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल आल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडिया एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ऑन व्यूज अबाउट हाउ इंडियंस वेयर टू बी एजुकेटेड. इस चैप्टर में हम इस पे भी सोचेंगे कि भारतीयों ने भारतीयों के विचार ब्रिटिशर्स के लिए किस प्रकार के थे, और अंग्रेजों के विचार किस तरह से डेवलप हुए, जो कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए, इंडियन को एजुकेटेड कैसे किया जाए, और नेटिव को सिविलाइज्ड कैसे किया जाए. तो एवरीथिंग वी डिस्कस इन दिस चैप्टर. द नेक्स्ट, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म क्या होता है? प्राच्यवादी, एंड ट्रेडिशन मीन्स परंपरा. ओरिएंटलिज्म. In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. 1783 में
विलियम जोन्स कलकत्ता पहुंचे। He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. और कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वो जूनियर जज उन्हें अपॉइंट किया गया और that the company had set up, जो कंपनी द्वारा सेटअप किया गया था, मीन्स कंपनी द्वारा सेटअप किए हुए सुप्रीम कोर्ट में विलियम जोन्स को एज ए जूनियर जज अपॉइंट किया गया। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, Jones was linguist. Linguist means someone who knows and studies several language. जो कई लैंग्वेज की जिसके पास नॉलेज होती है, जो कई भाषाओं का जानकार होता है, उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं। जोन्स वॉज ए लिंग्विस्ट। जोन्स एक भाषाविद थे, लिंग्विस्टिक थे, उन्हें कई लैंग्वेज की जानकारी थी। ही हैज स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज पढ़ा था। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम ए फ्रेंड, और फ्रेंड से उन्होंने अरेबिक एंड हैड आल्सो लर्न पर्शियन एट कलकत्ता। कलकत्ता में उन्होंने एट कलकत्ता ही बिगेन स्पेंडिंग मेनी आवर्स ए डे विथ पंडित हु थॉट हिम द सबटाइटल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। और कलकत्ता में वो he began spending many hours a day with पंडित। कलकत्ता में विलियम जॉन्स कई घंटे पंडितों के साथ बिताने लगे संस्कृत लैंग्वेज सीखने के लिए। ग्रामर एंड पोएट्री, संस्कृत और काव्य, ये पंडितों के साथ कलकत्ता में सीखने लगे विथ ब्राह्मण। Soon he was studying ancient India text on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other science। और जल्द ही उन्होंने एंशियंट इंडिया टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलॉसफी, कुछ ही समय में वो कानून, फिलॉसफी, रिलीजन धर्म, पॉलिटिक्स राजनीति, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड द अदर साइंस, ये सब भी वो पढ़ने लगे। मोरालिटी मीन्स नैतिकता, नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस एंड अर्थमेटिक अंकगणित, मेडिसिन, मेडिकल एंड द अदर साइंस। मतलब इस तरह से विलियम जॉन्स ने कई चीजों की स्टडी की। जॉन्स फिगर 1 डिस्क्राइब विलियम जॉन्स लर्निंग पर्शियन। ओके, जॉन्स discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the times। जोन्स ने ये पाया कि उस समय कलकत्ता में जितने भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर तैनात थे, पोस्टेड थे, वो उन्हीं के जैसी दिलचस्पियां रखते थे। इंग्लिश मैन लाइक हेनरी थॉमस कोलबर्ग एंड नेथानियल हॉलहेड were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian language, and translating Sanskrit and Persian work into English। हेनरी थॉमस कोलबर्ग और नेथियल हेलहेड, ये लोग भी एंशियंट इंडियन हेरिटेज मतलब प्राचीन भारतीय सभ्यताओं को इकट्ठा करने में, उसकी हिस्ट्री में, उसकी स्टडी में बिजी थे। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं का जानकारी चाहते थे। एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क इनटू इंग्लिश, और संस्कृत और पर्शियन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। टुगेदर विथ जॉन सेटअप द एशियाटिक सोसाइटी विथ बंगाल। और इन लोगों के साथ मिल करके विलियम जॉन्स, जो 1783 में कलकत्ता आए थे, वो उन्होंने हेनरी थॉमस कोलबर्ग और नेथानियल हॉलहेड के साथ मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस। बोथ आर set up by William
जॉन्स, विलियम के Jones and Colebrook came in to represent a particular attitude towards India. जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति, इंडिया के प्रति इन दोनों लोगों का जो एटीट्यूड था वो सेम था. दे शेयर्ड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट. और वे इंडिया के जितने भी एंशिएंट कल्चर थे उन सबका सम्मान करते थे. एंड द वेस्ट इंडिया civilization they felt had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. और उन लोगों का ऐसा मानना था, जोन्स एंड कोलब्रुक का, कि एंशिएंट टाइम में जो इंडिया का कल्चर था वो अपने पीक पर था, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या हो गया, डिमोलिश होता गया. वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती गई, धीरे धीरे खत्म होता गया कह सकते हैं. बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वाज नेसेसरी टू डिस्कवर द sacred and legal texts that were produced in the ancient period. इंडिया को समझने के लिए ये जरूरी है कि जितने भी एंशिएंट पीरियड हैं उन सबके टेक्स्ट को पढ़ा जाए, उन सबकी डिटेल इकट्ठा की जाए. कि क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे टेक्स्टेस जो एंशिएंट टाइम्स में लिखे गए थे उसमें इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया गया था. तो वही उन्होंने कहा था कि उनका यही मानना था कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, भारत को समझने के लिए, इट वाज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट पीरियड. उनका ये मानना था कि इंडिया को समझने के लिए आवश्यक है कि जितने भी एंशिएंट टाइम के यहाँ के टेक्स्ट लिखे गए थे उनको खोजा जाए और उसको समझा जाए. ये बहुत जरूरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिया. Okay, for only those text could reveal and real idea and laws of Hindu and Muslim, and only a new study of this text could form the basis of future development in India. उनका ये मानना था कि हिंदू और मुस्लिम के जितने भी विचार थे, जितने भी आइडियोलॉजी थी, जितने भी लॉ थे, उन सब की रचनाओं, इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है. और and only a new study of this text could form the basis of future development in India. और एक न्यू स्टडी से हम एक इंडिया का फ्यूचर डेवलपमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू स्टडी ऑफ टेक्स्ट. ओके, सो जॉन्स एंड कोलब्रुक वेंट about discovering ancient text. फिर जॉन्स और कोलब्रुक दोनों लोग वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, एंशिएंट टेक्स्ट खोजने लगे. अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, उनकी मीनिंग को समझने लगे. क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया को समझने के लिए हमें एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ना और खोजना बहुत ही जरूरी है. ट्रांसलेटिंग द, उसे ट्रांसलेट करने लगे. एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग नोन टू अदर्स. दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड कुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस rediscover their own heritage. उनका ये मानना था कि इससे सिर्फ हमें इंडिया के कल्चर को पढ़ने में नहीं हेल्प मिलेगी, बल्कि हम इंडियन के हेरिटेज को समझ पाएंगे. एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट. इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर. और इसी ये जो प्रोसेस था इनका, कोलब्रुक और जॉन्स का, इसी वजह से अंग्रेज जो है इंडियन कल्चर्स के अभिभावक और मालिक बनने की भूमिका निभा रहे थे. क्यों? क्योंकि वो टेक्सट एंशिएंट टेक्स्ट्स को खोजने और उसकी अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग एंड ट्रांसलेटिंग द वर्ड गिवन इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट. सो तो इसलिए ब्रिटिशर्स जो थे वो
इंडियन कल्चर के पेरेंट्स और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज, मेनी कंपनी ऑफिशियल argued that British ought to promote Indian rather than Western learning। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कि कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने ये दलील दी, ये बताया कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान की, वेस्टर्न लर्निंग के बजाय इंडियन लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहित करना चाहिए। They felt that institution should by set up to encourage the study of ancient Indian text and teach Sanskrit and Persian literary and poetry। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों को अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए, इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट को इनकरेज करने के लिए लोगों को संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर पढ़ाया जाए, पोएट्री पढ़ाई जाए, काव्य पढ़ाया जाए। द ऑफिशियल आल्सो थॉट द हिंदू एंड मुस्लिम ought to be taught what they were already familiar with। और हिंदू और मुस्लिमों को वही पढ़ाया जाए जिससे वे पहले से परिचित हों और उसको ज्यादा महत्व देते हों। Only then they believed could the British hope to win a place in the hearts of the native। और इस तरह से इन अफसरों की राय में only then they believed could the British hope to win a place in hearts of the native। इस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे वो नेटिव लोगों का दिल जीत सकते थे। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को उनके कल्चर के बारे में बताना चाह रहे थे, उन लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि वो संस्कृत लैंग्वेज को सीखें और हिंदू और मुस्लिम दोनों को वो चीज़ पढ़ाई जाए जिसको वो ऑलरेडी जानते हों। Only then could the alien rulers expect to be respected by their subject। ऐसा करने से ही कोई एलियन रूलर, कोई विदेशी शासक अपनी प्रजा से रिस्पेक्ट पा सकता है। With this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781। मदरसा जनरली ये अरेबिक वर्ड है, ठीक है। अक्सर मुस्लिम रिलीजन में लोग जो चाइल्ड होते हैं वो मदरसा जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे उनको रिलीजियस मुस्लिम रिलीजन के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज। With the object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781। 1781 में 1781 में 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा सेटअप किया गया था फॉर प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ, अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ को प्रमोट करने के लिए 1781 में मदरसा सेटअप किया गया। With this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 for promoting the study of Arabic, Persian and Islamic law, and the Hindu college was established in Banaras in 1791। Okay, so we see for Muslim madrasa was set up and for Hindu college was set up। Already ऊपर डिस्क्राइब था जिसमें जोन्स और कोलब्रुक ने ये बताया था कि हिंदू और मुस्लिम को वही चीज़ें पढ़ाई जाए जिसमें उन्हें पहले से कुछ नॉलेज हो और जिसके लिए वो इंटरेस्टेड हो। तो आई नो मुस्लिम इज इंटरेस्टिंग इन इस्लामिक लॉ एंड अरेबिक एंड हिंदू इन संस्कृत। Hindu college was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country। Okay, तो इस तरह से 1781 में मदरसा सेटअप किया गया था और 1791 में हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए थे फॉर द
study of ancient Sanskrit language that is useful for administration of the country. Okay. Not all officials shared this view. Many were very strong in their criticism of the Orientalist. कंपनी के बहुत सारे अधिकारी इस चीज से सहमत नहीं थे और इसमें से बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट के आलोचक भी थे. ओके, सो नेक्स्ट, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. 19th century में बहुत सारे अफसर जो थे वो शिक्षा के ओरिएंटलिज्म की आलोचना करने लगे. ओरिएंटलिज्म की आलोचना करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे. They said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. उनका ये मानना था कि ईस्ट की जो नॉलेज है वो उसमें एरर्स बहुत ज़्यादा हैं और उसके साइंटिफिक थॉट नहीं है. ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड. ईस्टर्न लिटरेचर जो है वो नॉन सीरियस है, लाइट हार्टेड है. सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन इनकरिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर. तो उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स जो इतना एफर्ट डाल रहे हैं, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्टडी ऑफ अरेबिक, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो वो गलत है. जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट. जेम्स मिल ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट पे अटैक किया था. द ब्रिटिश एफर्ट he declared should not be teach what that native wanted or what that they respected in order to please them and win a place in their heart. The British effort, he declared, should not be to teach what the native wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart. उनका ये मानना था, ब्रिटिशर्स का ये विश्वास था कि वो ये सब चीज़ें नेटिव के दिल को जीतने के लिए कर रहे हैं. नेटिव के दिल को जीतने के लिए कर रहे हैं. क्यों? ताकि वो उनके प्रति एक अच्छी इमेज बना पाए, फिर धीरे धीरे उनके कल्चर को अडॉप्ट करें और उन्हें सिविलाइज्ड बनाएं. द एम ऑफ एजुकेशन ought to be to teach what was useful and practical, so Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. ओके, उनकी राय में शिक्षा के जरिए, मतलब एजुकेशन के थ्रू लोगों को व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाए और भारतीयों को पूर्वी समाज के So Indians should be made familiar with scientific and technical advantage that West had made rather than with the poetry and sacred literature on the Orient. और इस तरह से किस तरह से पश्चिमी सभ्यताओं को हासिल किया जाए. By the 1830, the attack on the Orientalists became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the times was Thomas Babington Macaulay. He saw India as uncivilized country that needed to be civilized. उनका ये मानना था थॉमस बैडिंगटन का कि इंडिया जो है एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है और उसे ज़रूरत है सिविलाइज्ड होने की. मैकाले का ये मानना था, थॉमस बैडिंगटन मैकाले. ओके,
By the 1830 the attack on the Orientalist become sharper. 1830 में ओरिएंटलिस्ट पे अटैक धीरे धीरे बढ़ता गया. One of the most outspoken and influential of such criticism of time was Thomas Paddington Macaulay. He saw India as an uncivilized country that need to be civilized. No branch of Eastern knowledge, according to him, would be compared to what England had produced. और उनका ये मानना था कि भारत को वो एक असभ्य देश मानते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि इसे सिविलाइज्ड करने की जरूरत है. नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम could be compared to what England had produced. और मैकाले के मुताबिक ईस्ट नॉलेज के लिए कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं थी इंग्लैंड जो इंग्लैंड की प्रगति के समान हो, कि जिस तरह से डेवलपमेंट इंग्लैंड में हो रहा है उस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पे हो पाए. Who could Denny declared Macaulay that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of Indian and Arabian. मैकाले का ये कहना था कि एक अच्छे यूरोपियन लाइब्रेरी का केवल एक खाना जो है वो भारत और यूरोप के पूरे इंडिया और अरब के पूरे कल्चर के बराबर है. वो ऐसा मानते थे इंग्लैंड को कि वहाँ की लाइब्रेरी का सिर्फ एक सेल्फ जो है यहाँ के इंडिया और अरेबियन दोनों के नेटिव लिटरेचर देसी साहित्य के बराबर है. ही और दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वाज नो प्रैक्टिकल यूज. उनका ये मानना था, उनका ये तर्क था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक मनी वेस्टिंग को रोके. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओरिएंटल लर्निंग को वो प्रमोट कर रहे थे, इसलिए पब्लिक मनी वेस्ट हो रही थी. फॉर इट वॉज नो प्रैक्टिकल यूज. क्यों? क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है. विथ ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकाले emphasized the need to teach the English language. With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language. Macaulay के अनुसार अंग्रेजी भाषा लोगों को सिखाने की जरूरत थी. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced. उनका ये मानना था कि अंग्रेजी जानने से, अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की जो भी बेस्ट लिटरेचर थी उसकी जानकारी मिलेगी और उनको वो पढ़ना आसान हो जाएगा. इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी. टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड thus be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture. और उनका ये मानना था कि इंग्लिश के थ्रू वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी को डेवलप किया जा सकता है. टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड thus be a way of civilizing people. इंग्लिश की शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम नेटिव को सिविलाइज बना सकते हैं. चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यूज एंड कल्चर. और उनके रुचि, उनके वैल्यू और उनके कल्चर को चेंज कर सकते हैं. फॉलोइंग मैकाले मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड. मैकाले की फॉलोइंग मैकाले मिन्यूट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835. इंग्लिश एजुकेशन एक्ट was introduced in which year? So answer is 1835. The decision was to make English the medium of instruction of higher education. और इस एक्ट के थ्रू ये रखा गया कि इंग्लिश जो है वो हायर एजुकेशन का एक माध्यम होगा. एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज. और इस तरह से कलकत्ता में जो मदरसा इस्टेब्लिश किया गया था फॉर हिंदूज, बनारस में हिंदू कॉलेज जो इस्टेब्लिश किए गए थे वो उन्हें स्टॉप कर दिया जाएगा.
क्यों? क्योंकि ये ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन से जो ओरिएंटल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे। दिस इंस्टीट्यूशन वेयर सीन एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट वेयर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके। इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल। और इन संस्थानों को, जितने भी ये एजुकेशन के ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस थे, ये अपने आप धीरे धीरे खत्म होते गए और इन्हें टेम्पल ऑफ डार्कनेस, अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दे दी गई। इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल। और स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्यक्रम की पुस्तकें प्रिंट होने लगी। लोगों को इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगेन टू प्रोड्यूस फॉर स्कूल, और स्कूलों में इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, वो हमारे कल्चर को सिविलाइज्ड बनाए, नेटिव इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाए, और ओरिएंटल लैंग्वेज संस्कृत, अरबिक, संस्कृत और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन को किस तरह से बंद किया गया।